हमारे इस दादाजी के हिट लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस भाई साहब ने पूरे दुनिया से नेशनलिज्म को मिटाने के लिए $1 बिलियन फंड रिलीज की बात। 3-4 दशक से जिस तरह से वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म को अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा फैलाई जा रही है, नेशनलिज्म इस तरह के विचारधाराओं के खिलाफ भारत का जो नेशनलिज्म है, जिसे राष्ट्रवाद कह के ट्रांसलेट किया जाता है, वो थोड़ा अलग प्रकार के हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो नेशनलिज्म नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि एक संतान अपनी माँ, अपनी जननी से प्रेम करता है। आप इस प्रेम रूपी भाव को किसी इज़म या किसी बात जैसे चीज़ों में फिट कर सकते हैं? फिर भारत को तो सदियों से यहाँ के लोग एक माँ, एक जननी के रूप में प्रेम करते हैं, उसे भक्ति करते हैं। तो फिर इस प्रेम रूपी भाव को नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्यों कहा जा रहा है? नमस्ते। भारत में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, भारत के लोगों को किसे चुनना चाहिए, या फिर आपको किस दिशा की ओर जाना चाहिए, अब ये सारी बातें आपके सामर्थ्य से बाहर हो गई है। क्योंकि आपको किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं, आपको कौन सी आइडियाज़ को अपनाना चाहिए और कौन सी नहीं, या फिर आपके देश की डेमोक्रेसी का स्वरूप कैसी होनी चाहिए, ये सब आपके पिताजी जो यूरोप से आए थे वो 1947 में ही सेट करके चले गए थे। और आप पिछले 70 साल से उनके द्वारा बताई गई उन आदेशों पर खरे नहीं उतरे। उल्टा आप उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए खुद की पसंद की पीएम या सीएम चुनकर आप निंदा के पात्र बन चुके हैं। आप एक फैसिस्ट नेशन है। ये मैं नहीं, आपके हमारे जो पिताजी जो अभी दादाजी बन गए हैं, क्योंकि 92 ईयर्स का एज है तो उसे तो हम दादाजी ही कहेंगे, वो ये सारे बातें कह रहे हैं। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. इनको देखकर तो आप पहचान गए होंगे, और जो अभी भी नहीं पहचाने उनके लिए बता दूं कि इस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज सोरोस। इनके हिसाब से भारत एक डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप इसी डेमोक्रेसी के तहत किसी को चुनते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि भारत की जनता ने जिसे चुनकर पीएम बनाया है वो इस व्यक्ति को पसंद नहीं। हम सब बचपन में या स्कूल कॉलेजों में डेमोक्रेसी का मतलब ये पढ़ते आए थे, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन इस भाई साहब के हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब वो नहीं है जो हम बचपन में पढ़ते हुए आए हैं। उनके लिए डेमोक्रेसी कुछ इस प्रकार है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बट बाय मी। और इस बाय मी के चक्कर में, यानी खुद के पसंद और नापसंद को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये व्यक्ति बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे पानी की तरह बहाते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि ये व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इतना पैसा क्यों बहाते हैं। तो उत्तर बहुत सिंपल है, ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन के लिस्ट में आते हैं, जिसका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी रहा है हमेशा से। अब इस स्ट्रैटेजी के तहत अपने बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे इसका कोई भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो, चाहे कितने भी लोग मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका लक्ष्य सिर्फ पैसा है। ये बातें मैं नहीं, ये खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं। In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. Yeah, all of the above. All of the above. Yeah.
Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities. इनके तहत इन्होंने 1992 में शॉर्ट सेलिंग के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ा था। 1997 में हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में इसी का ही हाथ था। इसी तरह ये अपने प्रॉफिट जनरेट करते हैं और जब इनके पॉकेट में भर भर के पैसा आने लगते हैं तब ये पूरे दुनिया में अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। ये खुद को बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव लिबरल बताते हैं और डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपोर्टर मानते हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये डेमोक्रेसी को अपनी टर्म्स और कंडीशंस में दुनिया को मनवाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF का निर्माण किया हुआ है, जहां ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे डोनेट करते हैं ताकि दुनिया के अलग अलग देशों में ये अपनी पसंद की सरकार बिठा सके। हमारे इस दादाजी के हिट लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें से रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख हैं, क्योंकि ये सारे लीडर्स नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को थोड़ा ज़्यादा फेवर करते हैं और हमारे दादाजी यानी जॉर्ज सोरोस नेशनलिज्म के कट्टर विरोधी हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस भाई साहब ने पूरे दुनिया से नेशनलिज्म को मिटाने के लिए $1 बिलियन फंड रिलीज की बात की है, जिसके तहत एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लेकिन ये और इनके जो चेले चपाटे हैं वो इस बात पर कभी भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि पूरे दुनिया में नेशनलिज्म क्यों फैल रहा है या फिर नेशनलिज्म फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। पश्चिम में जिस तरह से लिबरलिज्म, मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म और दूसरी तरह की विचारधाराओं की जो एक विकृत स्वरूप निकलकर सामने आ रही है, उससे स्वाभाविक सी बात है कि जो देश अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन को लेकर कॉन्शियस है, वो इन इज़म वगैरह से खुद की रक्षा करेगा। पिछले 3-4 दशक से जिस तरह से वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म को अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा फैलाई जा रही है, नेशनलिज्म इस तरह के विचारधाराओं के खिलाफ एक रिएक्शन है। इसलिए आप देखेंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी आज नेशनलिज्म की बात कर रहा है और वेस्टर्न लिबरलिज्म के खिलाफ बहुत खूब बोल रहा है। कम्युनिस्ट विचारधारा को सब्सक्राइब करने वाले चीन भी आज नेशनलिज्म की बात कर रहा है और भारत तो शुरू से ही नेशनलिज्म का पक्षधर है। पर भारत का जो नेशनलिज्म है, जिसे राष्ट्रवाद कह के ट्रांसलेट किया जाता है, वो थोड़ा अलग प्रकार के हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि नेशनलिज्म एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जहाँ किसी जाति या रेस या किसी विशेष समुदाय को केंद्र में रखा जाता है। वही भारत में राष्ट्रवाद हमेशा से समावेशी रहा है, जिसके केंद्र में लोक कल्याण की भावना रही है। पर मैं थोड़ा और आगे जाके बोलूँगा कि हमें किसी इज़म या किसी बाद जैसे चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि एक संतान अपनी माँ, अपनी जननी से प्रेम करता है। आप इस प्रेम रूपी भाव को किसी इज़म या किसी बाद जैसे चीज़ों में फिट कर सकते हैं? फिर भारत को तो सदियों से यहाँ के लोग एक माँ, एक जननी के रूप में प्रेम करते हैं, उसे भक्ति करते हैं। तो फिर इस प्रेम रूपी भाव को नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्यों कहा जा रहा है? हमने तो कभी भी अपने देश से प्रेम करते हुए दूसरों को घृणा नहीं की और ना ही किसी के बारे में कभी बुरा सोचा। और आप अपने देश यानी भारतीयता से जितनी गहराई से जुड़ते हैं, उतनी ही गहराई से आप विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, क्योंकि भारतीयता सर्वसमावेशी भाव और जीवन की उत्कृष्टता का दूसरा नाम है, जो शायद जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि है तो वही वेस्ट के इज़म और ईस्ट की उपज ही। खैर, अगर हमें सोरोस टाइप के लोगों से देश को बचाना है तो हमारे अपनी जो कल्चरल इथोस है उसे डीपली समझना जरूरी है। आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।